में आपका स्वागत है। सुपर टेट की जो कक्षाएं हैं उनको आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शिक्षण कौशल। हम चर्चा करेंगे शिक्षण कौशल, लेकिन इस को समझ लेते हैं। शिक्षण कौशल में से हमारे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षण कौशल में कितने, इसे पूरे पाठ्यक्रम को उन्होंने 7 भागों में बांटा हुआ है, यानी 7 बिंदु इसमें दे रखे हैं। 7 बिंदु में इसका सीधा सीधा अर्थ है प्रत्येक बिंदु से एक प्रश्न आएगा और इसके अलावा 3 और प्रश्न फैक्चुअल पूछे जा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी का एक बिंदु है कि शिक्षा के नवीनतम प्रयास। शिक्षा के नवीनतम प्रयास। प्रिय छात्रों, यहाँ हमें महत्वपूर्ण बात समझनी है कि अगर हम पाठ्यक्रम को समझेंगे, इसकी डिमांड को समझेंगे, तो हम प्रश्न हमारे पकड़ में आ जाएगा, वो नेटवर्क से बाहर नहीं जाएगा। शिक्षा के नवीनतम प्रयास के अंतर्गत सीधा सीधा मतलब होता है कि 1947 से लेकर के 2022 तक सरकार ने क्या प्रयास किए, सरकार के क्या प्रयास रहे हैं। सीधा यहां से प्रश्न पूछेगा, लेकिन आप इसको समझेंगे उससे पहले सरकार यानी जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए क्या किया उसका अध्ययन आवश्यक है। यानी 1781 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों ने क्या किया है शिक्षा नीति पर, यह भी हमें बात समझने की आवश्यकता है। तो हम पहला वीडियो बनाएंगे 1781 से 1947, दूसरा वीडियो बनाएंगे 1947 से 2022 और जो तीसरा वीडियो होगा इसमें 50 प्रश्न होंगे जो आपके इन दोनों वीडियो से ही पूछे जाएंगे। इस तरह से अगर इन तीनों वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक अगर देखेंगे तो आपके 10 में से 10 ही प्रश्न आएंगे, 9 का तो सवाल ही नहीं उठता। आप गलती कर दें, आप जानबूझकर या उसको प्रश्न की डिमांड ना समझें, आपसे गलती हो सकती है, लेकिन 10 के 10 प्रश्न आपके इन तीनों वीडियो से आने की प्रबल संभावना है। देखते हैं सबसे पहले 1781 में क्या हुआ। 1781 में एक अरबी फारसी कॉलेज, अरबी फारसी एक स्कूल खोला गया। कहां खोला गया? कलकत्ता में खोला गया। रियलिटी में यह क्या था? वास्तव में देखा जाए तो यह मदरसा था और इसमें मुस्लिम विधि की शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम विधि यानी कानून की शिक्षा दी जाती थी। और ये जो खोला था वो खोला था उसके तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने खोला था? वारेन हेस्टिंग्स ने ये खोला था। तो पहला प्रयास ये था अंग्रेजों के द्वारा कि 1781 में। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है। ध्यान रखना कि ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और एशियाटिक सोसाइटी ने जो संस्कृत के और फारसी के जो अरबी के जो ग्रंथ थे उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आरंभ किया था। भगवत गीता का, रामायण का, मनुस्मृति का तो कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से किया था। तो इस तरह से इस संस्था की बहुत बड़ा योगदान था। तो जो अंग्रेजों में और हमारी जो संस्कृति में आदान प्रदान हुआ किताबों को लेकर के, बुक्स को लेकर के, तो उसमें एशियाटिक सोसाइटी बहुत अहम रोल खेलती है। अब 1791 में संस्कृत कॉलेज खोला गया और ये संस्कृत कॉलेज स्कूल खोला और ये खोला गया बनारस में। चूंकि बनारस उस वक्त शिक्षा का केंद्र, प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा है और ये खोला था जोनाथन डंकन ने। आशा है कि प्रिय छात्रों आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्रमबद्ध तरीके समझ में आ रही होगी। अब अब 1800 ईस्वी आ गई और उस वक्त जो गवर्नर जनरल बना वो बना लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है और इसने जो टीपू सुल्तान है उसको अंतिम रूप से इसी ने पराजित किया था और सहायक संधि जो प्रणाली है इसी के द्वारा लागू की गई थी। तो 1800 ईस्वी में इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। बहुत है और यह प्रश्न पूछा जा सकता है। फोर्ट
विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। शिक्षण कौशल में ध्यान रखिएगा, यूपी टेट से थोड़ा बाहर क्वेश्चन आएंगे। यूपी टेट का प्रश्न पूछने का तरीका अलग था और यहाँ का प्रश्न पूछने का तरीका अलग होगा, तो ये बेसिक डिफरेंस समझिएगा। आप अगर यूपी टेट की तरफ से करेंगे तो मुझे लगता है प्रश्न आपकी पकड़ से बाहर हो सकता है। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में की। किसने की? तो मैंने आपको आंसर लिख दिया है, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। और ये क्या था वास्तव में? ये जो असैनिक अधिकारी थे, जो असैनिक जो अधिकारी थे उनके लिए था, ये उनके शिक्षा प्रशिक्षा के लिए था। लेकिन 1802 में ये क्या हो गया? बंद हो गया। और इसके स्थान पर अंग्रेजों ने हेलीवेरी में यानी इंग्लैंड में एक स्कूल खोला था। हमें यहां से मतलब होना चाहिए, ठीक है। 1800 लॉर्ड वेलेस्ली फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता असैनिक अधिकारियों के लिए खोला गया था। 1802 में ये बंद हो गया। अब 1800 की बात आ जाते हैं तो अब आया 1813 का चार्टर एक्ट। और इस एक्ट में पहली बार शिक्षा पर कितना? शिक्षा पर 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए वार्षिक, 1,00,000 रुपए वार्षिक खत्म करने का प्रोविजंस किया गया। लेकिन ये जो धनराशि है वो 1813 से लेकर के 1822 तक, हालांकि प्रावधान आपका 1813 में हो गया था, 1813 से लेकर 1822 तक खर्च ही नहीं हुई। पहली बार ये 1823 में खर्च की गई। यहां से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि पहली बार 1,00,000 रुपए भारत सरकार ने शिक्षा का जो खत्म करने का, व्यय करने का अनुबंध बनाया, नियम बनाया, वो किस एक्ट के तहत बनाया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया। और ये धनराशि पहली बार कब खर्च की गई? तब वो 1823 है। आशा है कि आप बिंदुवार इसको नोट भी कर रहे होंगे। 1813 के बाद में अब शिक्षा को लेकर के चर्चाएं स्टार्ट हो गई। अंग्रेजों का विस्तार हो रहा था और उन्हें अपनी कंपनी के लिए, अपने शासन प्रशासन के लिए यहाँ पर पढ़े लिखे यानी जो उनकी पश्चिमी शिक्षा पर आधारित लोग हों, ऐसे लोगों की आवश्यकता थी। शिक्षा का विवाद हुआ और लॉर्ड मैकाले, यहां से कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में एक घोषणा पत्र जारी किया और इन्होंने ये कहा कि जो शिक्षा का जो माध्यम है, शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए। तो मैकाले का घोषणा पत्र 1835। यहां से प्रश्न ये भी आ सकता है कि लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी बनाई थी, ठीक है, और साथ ही ये विधि आयोग के सदस्य भी थे, विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे। ये सारे प्रश्न आपसे पर्यावरण में पूछे जा सकते हैं, ये वाला प्रश्न। अब बात करते हैं 1835 में जब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया तो उसके पीछे राज क्या था? उसके पीछे राज ये था कि चार्ल्स ग्रांट ये अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के समर्थक थे, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के समर्थक थे और इन्हें आधुनिक भारत में, किसमें? आधुनिक भारत में शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपका 1813 के जो चार्टर एक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण आया और इसने शिक्षा में क्रांति की अवधारणा को विकसित किया था। तो हम जब ये पढ़ते पूरे में आगे तो 1813 के बाद में अब यहाँ पर प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, सरकार का ध्यान एक तरफ से जाने लगा। 1813 के बाद में 1854 में और यहां पर आया चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आया यह बहुत महत्वपूर्ण था भारतीय शिक्षा के लिए। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसमें 100 अनुच्छेद थे। पूछ ले सकता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया, तो 1854 में आया। किसके समय आया, तो ये पूछ सकता है डलहौजी के समय आया था। किसके समय आया था, डलहौजी के समय आया। 100 इसमें अनुच्छेद थे और पहली बार इसने स्त्री शिक्षा की बात की थी। स्त्री शिक्षा की इन्होंने बात की, साथ ही इसने ये कहा कि व्यवसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, यानी स्त्री शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा। और तीसरा जो इसने कहा कि सरकार का जो ध्यान है वो आपका शिक्षण संस्थान है उस पर होना चाहिए ताकि जो गुणवत्ता उनकी बनी रहे। तो चार्ल्स जो वुड डिस्पैच है, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच है, ये आपके लिए पहली बार, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये जो जब आया था तब इसने दो चीज़ें जो कि आज की शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि स्त्री शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा, एक पार्ट इन्होंने व्यवसायिक शिक्षा की दी थी, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जानी चाहिए, अर्थात जो स्कूल हों उसमें धार्मिक शिक्षा ना दे करके जो मॉडर्न विधि है, जो कंपनी के शासन के अकॉर्डिंग जो उपयोगी शिक्षा है वही दी जानी चाहिए। तो स्त्री शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात 1854 का वुड डिस्पैच करता है। उसके बाद में 1854 के बाद 1882 में आया हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग आया और इसका जो उद्देश्य था वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा था। माध्यमिक शिक्षा, यहां से पूछ सकता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए पहली बार कौन सा आयोग आया है, तो 1882 का क्या है, हंटर शिक्षा आयोग है। ठीक है, अब देखिए इसमें 8 सदस्य थे और एक भारतीय हैं ज्योतिबा फूले, जो समाज सुधार के, जो महाराष्ट्र में उनका समाज सुधार बहुत महत्वपूर्ण था और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ज्योतिबा फूले। और इन्होंने क्या किया, इसमें प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हंटर शिक्षा आयोग को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, इसका प्रतिवेदन किसने दिया था, तो उसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। तो 1882 हंटर शिक्षा आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। इसमें 8 सदस्य थे और ज्योतिबा फूले ने इसमें प्रतिवेदन दिया था। उसके बाद में 1902 में आते हैं, तो यहाँ पर टॉमस रेले आयोग है। टॉमस रेले आयोग है। टॉमस रेले जो आयोग आया था तो वो आया था विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। विश्वविद्यालय शिक्षा यानी विश्वविद्यालय शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, इस तरह से उसकी समीक्षा के लिए आया था टॉमस रेले आयोग है। और इसी के आधार पर 1904 में आया था कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम। कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम। तो ये सारे डेट आप क्रम से याद करना पड़ेगा, आप लिखते रहना पड़ेगा ताकि आप ये डेटा मेंटेन कर सके। तो 1902 में टॉमस रेले आयोग आया है, 1904 में कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम आया है। इन्होंने कहा कि 12वीं तक के बाद विश्वविद्यालय की शिक्षा स्टार्ट होनी चाहिए, स्कूली शिक्षा 12 तक होनी चाहिए। ये जो रेले आयोग था, और नियम जो विश्वविद्यालय के बनाते समय कड़े नहीं बनाने चाहिए, और ये सारे पॉइंट्स ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पूछे जाएं, लेकिन आपसे मोस्टली आपके आयोग और उसकी स्थापना का ही प्रश्न पूछा जाएगा। अब 1906 के बाद 1906 में क्या होता है, 1906 में बड़ौदा एक रियासत थी, काफ़ी प्रगतिशील रियासत थी बड़ौदा रियासत। और यहाँ के जो साहू जी महाराज थे उन्होंने क्या किया, अपने स्टेट में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेट ने पहली बार अपने यहाँ भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की थी, तो इसका आंसर आ जाएगा बड़ौदा रियासत है। और जब ये बड़ौदा रियासत में पहली बार शिक्षा का प्रावधान हो गया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्होंने भी एक अपना
प्रतिवेदन दिया सरकार को कि आप भारतीयों के लिए, जो भारतीय जो बच्चे हैं उन्हें क्या दें, अनिवार्य शिक्षा दें, और ये जो शिक्षा हो वो कैसी हो, पूर्णतया निःशुल्क हो। कैसी हो, पूर्णतया निःशुल्क हो। तो आप इस तरह से समझ रहे होंगे कि भारत में पहली बार निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान किया था वो आपका किया था बड़ौदा रियासत ने, और मांग की थी भारतीयों में तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो 1913 में जो सरकार ने इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि हम लोगों को साक्षर बनाएंगे, लेकिन अनिवार्य शिक्षा देंगे, ये जो मांग थी वो क्या कर दी, खंडित कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अनिवार्य शिक्षा के लिए बाध्य नहीं है, हाँ लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर कार्य करेंगे, ये बात सही है। तो जो 1913 का जो नियम आया है वो ये बताने को है कि हम वहाँ की भारतीय साक्षरता में वृद्धि तो करेंगे लेकिन अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं करेंगे। 1917 के बाद में 1913 के बाद में 1917 और 1919 तक विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए सैडलर आयोग आया। और यहाँ से एक प्रश्न ये बन जाता है, जो सैडलर थे वो लीड्स विश्वविद्यालय के ये कौन थे, लीड्स विश्वविद्यालय के ये उपकुलपति थे। तो यहाँ से आपको प्रश्न बन जाएगा कि ये किसके लिए आया था, ये विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए आया था। जो सैडलर आयोग था वो विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए आया था। तो इसके बाद में 1929 में जो आई है वो हरटोंग समिति है। और हरटोंग समिति ने कहा कि जो अंधाधुंध आपके स्कूल खुल गए हैं इसकी समीक्षा की, और उनका कि शिक्षा की गुणवत्ता काफ़ी गिर गई है। इसके बाद में सरकार ने 1944 में सर्जेंट योजना घोषित की थी। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर्जेंट योजना भारत में जब आई तो पहली बार इसने कहा कि हम जो 6 साल से कम बच्चे हैं, 6 से यानी 3 से 6 साल, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें हम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रदान करेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन का जो प्रोविजंस है वो पहली बार सर्जेंट योजना में आया है। साथ ही उन्होंने कहा 6 से लेकर के 11 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको हम अनिवार्य शिक्षा देंगे। कैसे देंगे, अनिवार्य देंगे, और कैसे देंगे, निःशुल्क देंगे। और 11 से लेकर के 11 प्लस जो आयु के बच्चे हैं उन्हें उन्होंने कहा इनको उच्च शिक्षा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा 6 से 11 वर्ष के बच्चे होंगे, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है वो आपकी देसी भाषा में हो सकती है, और उच्च शिक्षा जो है वो आपकी अंग्रेजी में होगी। लेकिन इस सर्जेंट योजना से पहले एक और योजना हो जाती है जो गांधी जी की योजना है, और इसे वर्धा योजना कहा जाता है। और इस वर्धा योजना की जो रूपरेखा 1937 में एक हरिजन उनकी पत्रिका थी गांधी जी की, कौन सी पत्रिका थी, हरिजन पत्रिका थी। उन्होंने उसमें एक लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की थी और उन्होंने एक समिति बनाई वर्धा में, और उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसलिए वर्धा योजना की समिति के अध्यक्ष जब प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति है। उन्होंने ये कहा कि हम इसमें हस्तकारी शिक्षा देंगे, हस्तकारी जो शिक्षा है, और कुटीर उद्योग के विकास पर उन्होंने बल दिया। साथ ही कहा कि 7 साल से अनिवार्य और निःशुल्क, 7 साल से ज़्यादा में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, कुटीर उद्योग उसमें होना चाहिए। ये सारे जो प्रोविजंस थे वो किस में आए, गांधीवादी योजना यानी वर्धा योजना में आए। उसके बाद में राधाकृष्णन आयोग यानी 1948 और 1949 के बीच में राधाकृष्णन आयोग आया, और ये बहुत महत्वपूर्ण आयोग था। इसने क्या कहा, इसने कहा कि भारत में क्या हो भारत में यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया जाना चाहिए, ऐसी संस्था होनी चाहिए। साथ ही राधाकृष्णन आयोग 1948-49 में आया।
और उन्होंने कहा कि यूजीसी का गठन होना चाहिए, और 1953 में बाद में यूजीसी का गठन हो गया, और 1956 में सरकार ने एक संसद में कानून बना करके इसे स्वायत्त शासी संस्था बना दिया। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा कि आपके राधाकृष्णन जो आयोग है उसने किसकी सिफारिश की थी, तो उसने आपकी यूजीसी की सिफारिश की थी। और इस तरह से हम देख लेते हैं कि जो राधाकृष्णन आयोग था उसने आपके विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में भी, यानी सॉरी, राधाकृष्णन आयोग था, इसने शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने की प्रोविजंस किया था, सिफारिश की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ यूजीसी के बनाने का यूजीसी को बनाने की सिफारिश की थी, और ग्रामीण विश्वविद्यालय भी बनाए जाने चाहिए। और ये पहली बार आया कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की मांग ये पहली बार आई, और कब आई? 1948-49 के राधाकृष्णन आयोग में। तो ये आज़ादी यानी 1947 से पहले के प्रोविजंस थे, जिसमें हमने आपसे बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया, सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। इसके पॉइंट्स को आप अगर समझेंगे, और बार बार रटेंगे, तो मुझे लगता है कि जो फैक्चुअल डेटा है वो आपका सारा का सारा सही होगा। इस बार इस वीडियो में हमने इतना ही रखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई बात ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवगत करा सकते हैं। हमारा सुपर टेट का टेलीग्राम ग्रुप है, सुपर टेट का जो एस-टेट का जो 2022 का टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी जो लिंक है मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में आपको वीडियो मिलेंगे और आपको नोट्स मिलेगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को भेजिएगा। हम अपने पूरे वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। और ध्यान रखिएगा, हमारा उद्देश्य 130 प्लस लाना है। आप हमें समय दीजिएगा। सफलता की कोई ट्रिक नहीं होती है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको 100% सफल होना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, समय देना ही पड़ेगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो में आएंगे हम 1948 से लेकर 2022 तक सरकार के क्या प्रयास रहे। धन्यवाद।